So maybe there is some technical issue. अभी आई थिंक सबको आवाज और वीडियो क्लियर होगी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. आज हम पर्यावरण और परिस्थिति की क्लास शुरू कर रहे हैं. बिफोर स्टार्ट द क्लास हमको समझना होगा कि भाई इस विषय को पढ़ना क्यों है. तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूं. जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती हैं उस समस्या का आइडेंटिफिकेशन, उस पर काम करना, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना, ये भी बढ़ता है. पिछले कुछ समय से या कुछ दशकों से भारत में और दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या बढ़ी है, एनवायरनमेंट की समस्या बढ़ी है, और उसी का रिजल्ट है कि पर्यावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये बढ़ा है. आप सबने देखा होगा नई नई टर्म्स आ गई हैं, जैसे कार्बन टैक्स, ग्रीन टैक्स, नए कानून बन गए हैं, नई संस्थाएं बन गई हैं. और इसलिए पर्यावरण, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो पहले थोड़ा सा हम लोग लेक्चर प्लान को समझ लेते हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए. तो अभी हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी की. वर्तमान समय में आप कोई भी परीक्षा देने वाले हों, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो, इट कैन बी यूपीएससी, इट कैन बी एनी अदर ग्रुप ए बी सी डी एग्जाम, सब जगह आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ ना कुछ सवाल मिलेंगे. वो किसी सर्टेन टॉपिक से हो सकते हैं या पूरे सब्जेक्ट से हो सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो एज यू कैन सी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो हमारा लेक्चर प्लान है, इसमें 6 प्रमुख चैप्टर हैं या 6 प्रमुख यूनिट्स हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं, यूनिट कहना ज्यादा ठीक रहेगा, है ना. 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड व्हाट आर दीज 6 टॉपिक्स? सो नंबर 1, एज यू कैन सी हियर, सबसे पहला सबसे प्रमुख टॉपिक है अपने आप में एनवायरनमेंट ही, पर्यावरण. ठीक है, दैट मीन्स कि भाई है क्या एनवायरनमेंट, है ना. सबसे पहली बात तो यही है ना कि व्हाट डू यू मीन फ्रॉम एनवायरनमेंट. पर्यावरण से आप समझते क्या है? हम लोग सुनते होंगे एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण बचाओ, सेव द एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली, ये सब चीजें हैं क्या? ठीक है, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर काम करते हैं, क्या क्या कंजर्व करना है एक्चुअल में, ये हमारा पहला यूनिट होगा. ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशन क्या है आपस में, ईटीसी. देन द सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट, द फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट. जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट होगी वो होगी इकोलॉजी. तो जो हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी हमारी इकोलॉजी. इकोलॉजी को जैसा कि विद्यार्थी आप सब जानते ही हैं, हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी. ठीक है, पारिस्थितिकी. तो इकोलॉजी क्या है? एनवायरनमेंट के बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक चीज होती है इकोलॉजी. ये क्या है इकोलॉजी? क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इकोलॉजी, इकोसिस्टम को समझना जरूरी होता है. क्योंकि एक्चुअल में प्रोटेक्शन किसका होता है? तो इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन होता है, जिससे एनवायरनमेंट अपने आप प्रोटेक्ट होता जाता है. ठीक है, तो दूसरा हमारा टॉपिक होगा इकोलॉजी. इकोलॉजी के अंतर्गत हमको इसकी परिभाषा क्या है वो समझना पड़ेगा. किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इकोलॉजी, हम सब भी इकोलॉजी का भाग है, तो हम कैसे उसका भाग है, हमारे अलावा और कौन कौन इसका भाग है, इसको हम लोग समझेंगे. कुछ टर्म्स आएंगे इसमें. एक टर्म, बहुत अच्छी टर्म आएगी, हॉलिज्म, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, समुदाय, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ऑल दीज थिंग्स, ये हमारा पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा. ठीक है, देन द थर्ड यूनिट इज इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम भी इसको कहते हैं. उसका शॉर्ट फॉर्म है इकोसिस्टम. क्या? इकोलॉजिकल सिस्टम. तो जिस सिस्टम से इकोलॉजी चलती है उसको कहते हैं इकोसिस्टम. इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इकोसिस्टम, हिंदी में कह देते हैं पारितंत्र, या पूरा लिखेंगे तो उसी को लिख देंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम. तो भैया ये इकोसिस्टम क्या है? यहां से आप देखेंगे एक एक करके हमारे विषय का अनफोल्डमेंट होता जाएगा, हम उसमें गहराई में प्रवेश करते जाएंगे.
ठीक है। तो जब इकोसिस्टम की बात आएगी, इसके भी कंपोनेंट्स की बात की जाएगी, इसके फैक्टर्स की बात की जाएगी, स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, एनर्जी फ्लो की बात की जाएगी, न्यूट्रिएंट की बात की जाएगी, फूड चेन, फूड वेब और तमाम तरह की चीजें। एनर्जी का फ्लो जो होता है वो न्यूट्रिएंट चार्ट क्या है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ऑल दीज थिंग्स। तो इसको फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंतर्गत। ये 3 यूनिट हो गई हमारी। चौथी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, द फोर्थ थिंग इज, वो क्या है, तो वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता या जैव विविधता। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में या कम शब्दों में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जैविक विविधता या जैव विविधता। तो भैया जब हमको इकोलॉजी बचानी है, उसके लिए एनवायरनमेंट बचाना है, उसके लिए इकोलॉजी क्या है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इकोलॉजी में एनवायरनमेंट है। इकोलॉजी समझ ली, तो इकोलॉजी किस चीज से चलती है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इकोसिस्टम के अंदर है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीवों की विविधता। इस पर अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, जानवर हैं, पौधे हैं। पौधों के अंदर भी लाखों प्रकार की विविधताएं हैं, प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं। अगर हमने कहा कि भाई सांप, स्नेक की हम बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात हम कर रहे हैं, तो रेप्टाइल्स के अंदर भी हजारों तरह के रेप्टाइल्स हैं। फिर अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर उसकी प्रजाति पकड़ ली, उसमें भी दर्जनों प्रकार के सांप मिल जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने बताया। तो बायोडाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, उसका संरक्षण कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीजें होगी। पांचवा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। ठीक है, यानी पर्यावरण का निम्नीकरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो डिग्रेड हो रहा है। हमने पहले यूनिट में समझा था व्हाट डू यू मीन फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट है क्या एक्चुअल में, बाकी डिटेलिंग। अब यहाँ पर उसका निम्नीकरण हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निम्नीकरण में, वो उसको हम कह देते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण। केवल प्रदूषण ही निम्नीकरण नहीं है, बहुत कुछ और भी है। ठीक है ना, तो निम्नीकरण और प्रदूषण एक हमारा टॉपिक हो जाएगा। फिर इसके अंदर बहुत सारे सब वर्टिकल्स हैं। और लास्ट में जो हमारा छठा टॉपिक होगा वो होगा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और कुछ और भी करंट के इश्यूज, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। जलवायु परिवर्तन इसको लिख लेंगे, और समसामयिक मुद्दे। ठीक है, बहुत बहुत डायनेमिक डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक यानी कि इसमें जो शुरुआती हमारी 2 यूनिट्स थी वो तो फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, थोड़ा बहुत इकोसिस्टम। बाकी लगातार बदल रही चीजें, बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ करंट डेवलपमेंट हो रहा है। उसके संरक्षण के लिए नई तरह के कानून बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, ट्रीटी होती हैं। आप लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट का नाम सुना होगा, आप लोगों ने कॉप मीटिंग का नाम सुना होगा, आप लोगों ने और भी तमाम तरह के कानून, नियम, ट्रीटी, संधियां, यूएनईपी का नाम, कहीं रेड लिस्ट का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हुआ हो, यूएनएफसीसी का नाम सुना हुआ होगा, है ना। ऐसे ही जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है, उसके बारे में सुना होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है, ईपीए है, उसके बारे में सुना होगा। अभी हाल ही में रामसर साइट्स की बहुत चर्चा हो रही थी, वेटलैंड की बहुत चर्चा हो रही थी। तो ये सब चीजें, तो इस सब को हमको कवर करना है। ध्यान रखने की बात क्या है कि भाई जब हम पर्यावरण पढ़ रहे होंगे, तो इसमें एक बड़ा विषय आता है, पढ़ना क्या है। यानी ये तो मैंने टॉपिक्स बता दिए, आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में होंगी। नंबर 1 जो क्लास में कवर होगा, पहला, कुछ एनसीईआरटी के बहुत सीमित चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सीमित चैप्टर्स कौन से हैं, तो 12वीं क्लास की बायोलॉजी की किताब है एक, कौन सी, 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। ठीक है, अब ये पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी,
तो बायोलॉजी की बुक में एक यूनिट है इकोसिस्टम के नाम से, अंत के 2-3 चैप्टर हैं, शायद चैप्टर 11-12 समथिंग होगा, ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो वो इकोसिस्टम के नाम से ही एक यूनिट है पूरी, उसी में 3 चैप्टर है। तो इंग्लिश के विद्यार्थी भी और अगर कोई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी क्लासेस देख रहे होंगे, सेम कंटेंट है, यू हैव टू गो विद दिस। जो कॉन्सेप्चुअल वाला इशू है वो सारा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लास तो कवर कर ही रही है, लेकिन अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा, आपको बहुत किसी किताब की आवश्यकता नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। जो हमारी क्लास हो रही है प्लस क्लास के जो नोट्स आप बना रहे हैं प्लस में PYQ, ये सफिशिएंट है। तो पहला हो गया बायोलॉजी, दूसरा हो गया क्लास के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी न्यूज़पेपर जो आप नियमित तौर पर पढ़ते हैं उसमें जैसे ही हम पर्यावरण को पढ़ लेंगे तो आपको उसकी समझ हो जाएगी कि ये टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब जब आपने कभी उसके बारे में कोई करंट डिस्क्रिप्शन समझा, जैसे उदाहरण के लिए अभी कुछ समय पहले की बात है, रामसर साइट्स कुछ नहीं बढ़ी हैं भारत के अंदर, तो जैसे ही हम यहाँ पे पढ़ चुके होंगे बायोडायवर्सिटी को संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, उसी में एक चीज होती है वेटलैंड। वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रामसर साइट्स नाम की एक कुछ चीज होती है, ठीक है। अब उस पर डिस्कशन हुआ है, आप तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपने नोट्स का पार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स जो विद्यार्थी मैगजीन पढ़ते हैं वहां भी कवर होता ही है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा बहुत अवेयर रहना है किसको लेकर के, तो कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स होते हैं, सरकारी नियम कानून बनते हैं। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि 2-3 वेबसाइट्स में आगे क्लासेस में बताऊंगा, उस पर विजिट करते रह सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। जैसे भारत सरकार का प्रॉपर एक मंत्रालय इसके लिए काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहले इसको केवल वन मंत्रालय कहते थे, फिर इसको पर्यावरण और वन मंत्रालय नाम दे दिया गया, और वर्तमान में इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण, फॉरेस्ट, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी वेबसाइट है, कभी कभी उस पर थोड़ा बहुत देख लिया करिएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको कोई बहुत अलग से कोई किताब इस पर विशेष रूप से पढ़ना है ऐसी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता से लेना है। गंभीरता से क्यों लेना है, तो उसके पीछे 2 कारण। नंबर 1, सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आपका पेपर है, एग्जाम है, वहां बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, खूब सवाल आते हैं इससे। अगर अगर UPPCS की भी बात मैं करता हूं तो आपको 10 से 15 सवाल आराम से मिलते हैं, ठीक है। और खाली प्रीलिम्स में सवाल नहीं आते तो मेंस में भी सवाल आते हैं। मेंस के साथ साथ इससे भी आप इस पर लिख सकते हैं अगर आपकी अच्छी पकड़ है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरा, इंटरव्यू के अंदर भी अगर आपने थोड़ा सा खुद को तैयार किया हुआ है, आपने वहां पर इंटरव्यूअर को हिंट दिया, ठीक है, कि हाँ ये विषय पे मैंने पकड़ा है, तो आपको हिंट देना पड़ता है। 2 तरीके हैं, एक इंटरव्यूअर डिसाइड करके कि उसको क्या पूछना है, दूसरा आप अपने उत्तरों से डिसाइड कर सकते हो कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछे, ठीक है। क्योंकि दोनों के डायलॉग, सवाल पूछने वाले का, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी, साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला, दोनों के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, संवाद हो रहा है, वो संवाद डिसाइड करता है कि इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो दैट इज सफिशिएंट, आपको बहुत अलग से कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। PYQ ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। PYQ भी इसलिए ताकि एक आइडिया रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट के सवाल करंट से डायनेमिक रूप से ज्यादा आती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। 6 यूनिट्स की बात हम लोगों ने की है, 6 हमारे यूनिट है, उसमें टॉपिक सारे हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट से, ठीक है, एनवायरनमेंट। मैं इस सब के ऊपर आऊं जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले केवल अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा एनवायरनमेंट का आई होप कि आप सबको ध्यान में ही है। किसी से पूछे भी एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, तो तुरंत आदमी बोलता है जो भी हमारे चारों तरफ है, ठीक परिभाषा है, ठीक है। तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट है ये एक शब्द हुआ करता था एनवायरनर, फ्रेंच शब्द हुआ, उससे ही बना है। उसका मतलब ही होता है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ है, सराउंडिंग,
हमारा जो परिवेश है, ठीक है, उसको हम पर्यावरण कह देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो मेंट है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सब दिशाओं से। तो यानी कि हम सब दिशाओं से या चारों तरफ जिस चीज से घिरे हुए हैं या जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो पर्यावरण है ना। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा वातावरण, है ना। या बहुत बार कहते हैं ना कि भाई वो जो वहां पर वो जो ऑफिस है ना, या वो जो मार्केट है, या वो जो चौराहा है, वहां का एनवायरनमेंट ही खराब है, माहौल ही खराब है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, परिवेश, आवरण, वही पर्यावरण हो गया। परि प्लस आवरण, चारों तरफ जो है वो हमारा पर्यावरण है। उसमें क्या क्या है, तो उसके अंदर बहुत कुछ है। तो उसके अंदर कुछ अबायोटिक चीजें हैं, यानी ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं है। मिट्टी हो गया, है ना। हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, खनिज पदार्थ, वो सब चीजें हो गई। पानी हो गया, हवा हो गई, ये सब चीजें अबायोटिक। फिर बायोटिक कंपोनेंट होगा, मैं डिटेल करूंगा अभी इन सब की। बायोटिक कंपोनेंट, तो जो कुछ भी जीवित हमारे चारों तरफ है, तो तीन चीजें मिलेंगी हमको हमारे चारों तरफ जीवित। एक, जितनी जीवित चीजें हैं हमने एक कैटेगरी दी उनको, उसको हम कहते हैं एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, इनको हम एनिमल्स की कैटेगरी में बांटते हैं। दूसरा, पादप प्राणी, फ्लोरा फौना वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। तो दूसरे हो गए सारे पादप, हर प्रकार के पौधे हो गए। और तीसरा होता है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तीन तरह की बायोटिक कंपोनेंट है हमारे चारों तरफ। और तीसरी अगर हम बात करते हैं, तो कुछ सोशल कल्चरल फैक्टर भी हैं हमारे चारों तरफ। आप यहाँ थोड़ा सा देख भी सकते हैं। अबायोटिक वालों को हम तीन भाग में बांट देते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर खनिज है, पहाड़ है, पर्वत है, ये भी हमको प्रभावित करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का खान पान क्या होगा, किसी व्यक्ति का पहनावा क्या होगा, ये तो वहां का मौसम ही डिसाइड करेगा। ठीक है, जो व्यक्ति समुद्र के पास रहता है उसका खान पान पहनावा अलग तरह का होगा, जो व्यक्ति पहाड़ पर है उसका अलग होगा, रेगिस्तान में है उसका अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गए बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक में आ गया भाई, जंगल है आपके अड़ोस पड़ोस में, पौधे हैं, पर बाकी सब चीजें आ गई। सोशल और कल्चरल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो इसमें हमारे चारों तरफ हमारे सोचने का तरीका, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो हम किस कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम किस सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, है ना। सो सिविलाइजेशन जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, कल्चर जिसके अंदर बाकी सारे एस्पेक्ट आते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि अगर हम भारत में रहें, दक्षिण भारत में अगर कोई है, तो वहां पर अगर हम पुरुषों की बात करते हैं, तो वहां पर देखा होगा आपने, सफेद कमीज और नीचे मुंडू, जिसको लुंगी कहते हैं, वो पहनना वहां का सब वहां की सभ्यता है। वहां पर लोग जितने अच्छे का किसी कार्यक्रम में जाएंगे, किसी समारोह में जाएंगे, तो बहुत बढ़िया से सफेद कमीज एकदम धुली हुई, प्रेस की हुई, और नीचे धोती या मुंडू जिसको कहते हैं, पहन करके जाएंगे। उत्तर भारत में आते आते नीचे जो धोती है उसका स्वरूप अलग हो जाता है। पहले बाकायदा जिस तरीके से उत्तर भारत में धोती पहनते हैं बीच से निकाल करके, वैसे स्वरूप होता था। अब उसका हिस्सा बदल करके कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम, ये तो एक ही देश की बात हो गई, इससे बाहर निकलेंगे तो भारत में हो सकता है कि साड़ी जो है या सलवार सूट है, वो यहाँ पर बहुत अच्छा पहनावा माना जाता है ना। यहाँ की सभ्यता या संस्कृति के हिसाब से वो सूट करता है। यूरोप में कुछ और हो सकता है, किसी और देश में कुछ और हो सकता है। अगर हम किसी ट्राइबल कल्चर की बात करेंगे, उनके खान पान पहनावा एकदम डिफरेंट हो सकता है। तो यानी कि ये सब फैक्टर्स भी हैं। हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे आसपास का प्रशासन, शासन करने का तरीका, ये सब भी हमको प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये भी एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण फैक्टर या घटक या कारक है, कंपोनेंट है। ओके, चलिए, तो पर्यावरण क्या है, जिससे भी हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, विच मीन्स सराउंडिंग। कौन सा शब्द बोला मैंने, एनवायरनर। ठीक है, तो ये पर्यावरण हो गया, उसके तीन तरह के फैक्टर्स हो गए। अब हम इस पर आगे बढ़े, उससे पहले ये दोनों फैक्टर हमने किए।
अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो बायोटिक फैक्टर है उसमें क्या क्या आता है, तो हम सबको ध्यान में है कि जो हमारा शरीर है या कोई भी जो जीवित चीज है जिसके अंदर जान है, उसके निर्माण का एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? तो सबसे बेस में जो है वो क्या है? सेल्स। मेरी बॉडी के अंदर ये सेल्स लाखों की मात्रा में है। हर रोज हजारों सेल्स, हर समय हजारों सेल्स मर रही हैं, हजारों नई सेल्स बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल, कोशिका। कोई भी चीज, अमीबा है, अमीबा बेसिकली अपने आप में कोशिका है ना? ठीक है, तो कोई भी मनुष्य हो, अन्य प्रकार का जानवर हो, कोई पौधा हो, सबके अंदर हमको मिलता है क्या भाई? सेल। ठीक है, सेल से मिलकर के फिर क्या बनता है? टिश्यूज, ऊतक। ऊतक बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? तो अंग बनाते हैं अलग अलग। मेरा ये अंगूठा है, मेरी ये आंख है, मेरा ये कान है, मेरा ये नाक है। बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। फिर ये ऑर्गन्स मिलकर के एक बॉडी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस सबको अभी हम कॉमनली हम ये उसको बोल देते हैं इंडिविजुअल या एक व्यक्ति। कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, या व्यष्टि। इसके लिए पर्यावरण में आपको बायोलॉजी की बुक में शब्द मिलेगा व्यष्टि। ठीक है, ये इंडिविजुअल ह्यूमन भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल कोई पौधा भी हो सकता है, इंडिविजुअल किसी और प्रकार का जानवर हो सकता है। ठीक है, यहां से शुरुआत, ये पहला लेयर हो गया एनवायरमेंट के बायोटिक फैक्टर्स का। ठीक है, नंबर 1 कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यष्टि। इसके बाद फिर समष्टि की शुरुआत होती है। व्यष्टि, इंडिविजुअल और फिर समष्टि। समष्टि में क्या क्या आएगा? तो जब कोई भी एक इंडिविजुअल है उसका नंबर बढ़ जाए, भाई मैं एक मनुष्य हूं, मेरे जैसे यहाँ पर 10 और मनुष्य हैं, ठीक है, तो अब वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। सेकंड लेवल हो गया पॉपुलेशन। ठीक है, एक जंगल है, वहां पर एक हिरन है, तो वो इंडिविजुअल हो गया। वहां पर ऐसे 50 हिरन है, 100 हिरन है, यानी एक से ज्यादा, उसको हम कह देंगे पॉपुलेशन। कहीं पर एक पेड़ लगा हुआ है, एक से ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या होती है? तो थर्ड स्टेज होती है कम्युनिटी या समुदाय। कम्युनिटी या समुदाय, यानी कि एक जगह पर अलग अलग इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन। तो भैया कोई एक कॉलोनी है या कोई एक जंगल है, कोई एक इलाका है जंगल में, वहां पर पौधे भी होंगे, वहां पर हिरण भी होंगे, वहां पर शेर भी होंगे, वहां पर कॉकरोच भी होंगे, वहां पर छोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप भी होंगे, पक्षी भी होंगे। यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन का समूह। अगर एक ही इंडिविजुअल, एक ही प्रकार के जीव की बहुत सारी संख्या है तो उसको हमने बोला पॉपुलेशन या जनसंख्या। अगर बहुत सारे प्रकार की जनसंख्याएं एक साथ कहीं पर रहती हैं, सरवाइव करती हैं, वो क्या हो गया? कम्युनिटी, समुदाय। क्लियर? और इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? तो किसी एक प्रकार के निश्चित क्लाइमेट में, वातावरण में, माहौल में सरवाइव करने वाले, रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वो इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, एक जंगल है, जंगल में तालाब है। ठीक है, अब उस तालाब में जो वहां पर तापमान है, वहां पर एक बारिश का हिसाब किताब तय होगा। फिर हमको पता है कि इस मौसम में सर्दी आती है, इस मौसम में गर्मी आती है, इस टाइम पे बरसात होती है। उसी के आधार पर वहां पर जो पूरी कम्युनिटी होगी उसका डेवलपमेंट होगा। जहां पर रेगिस्तानी इलाका है वहां पर उसके हिसाब से चीजें विकसित होंगी। ठीक है, तो इकोसिस्टम यानी जहां पर सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए, सहयोग का मतलब ये होता है इंटरेक्शन, अंतर क्रिया। वो सहयोग भी हो सकता है और किसी को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो जहां पर इंटरेक्शन करते हुए साथ में लोग रह रहे हैं, वो हो गया इकोसिस्टम। एंड द नेक्स्ट इज बायोम। पांचवा फैक्टर क्या हो गया? बायोम, या पांचवा लेवल हो गया बायोम। हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के घटकों की, उसमें दूसरा घटक है बायोटिक,
जैविक घटक। जैविक घटक में 5 लेयर यहाँ पर हमको दिख रही हैं। पहले हो गया इंडिविजुअल, दूसरा हो गया जनसंख्या या पॉपुलेशन, थर्ड हो गया कम्युनिटी या समुदाय, देन इकोसिस्टम, और पांचवा हो गया बायोम। बायोम के लिए कई बार हिंदी में विद्यार्थी जो देखेंगे उनको वहां पर जीवोम शब्द भी लिखा मिलता है या बायोम भी चलता है, दोनों ही शब्द ठीक हैं। ठीक है, तो बायोम बायोम क्या होता है? तो एक प्रकार के क्लाइमेट के अंदर फैले हुए बहुत सारे इकोसिस्टम। जैसे हम लोग कह देते हैं, जो बच्चे ज्योग्राफी पहले पढ़ चुके हैं उनको ध्यान में होगा, आपने सुना होगा भाई ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कि यहाँ पर जो पूरा आसपास के 500 किलोमीटर में इलाके में फैला हुआ जो जंगल है उसका बेसिक नेचर कैसा है? तो ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि वहां पर गर्मी की मात्रा अधिक रहती है। अब वहां पर क्या होगा? वहां पर हजारों तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है, उसमें हजारों तालाब हो सकते हैं, उसमें हजारों पेड़ हो सकते हैं, उसमें एक ही बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, लेकिन उन सबकी खासियत क्या होगी कि उनका तापमान लगभग एक जैसा होगा, क्योंकि वो एक क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक प्रकार की जलवायु को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो वो बायोम हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बायोस्फेयर। सबसे अंत में क्या आता है? बायोस्फेयर। तो पूरी धरती जो है वो अपने आप में एक बायोस्फेयर है। ठीक है, पूरी धरती, द होल अर्थ इज अ बायोस्फेयर, वो एक बायोस्फेयर है, जैव मंडल है। ठीक है, तो ये हमारे 6 लेवल्स हो गए हैं, या बायोटिक कंपोनेंट्स के 6 उसके भाग हो गए हैं। शुरुआत होती है किससे? इंडिविजुअल से। इंडिविजुअलों के पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बायोम में है, बायोम किस में? बायोस्फीयर में, धरती। ठीक है, और इस धरती में जो कुछ भी है वो पर्यावरण है, वो एनवायरमेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है यहाँ पर, अभी हमने एनवायरनमेंट क्या है इसको समझा, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं हमने इसको समझा। अब जैसे ही हम कंपोनेंट से आगे बढ़ेंगे तो हमको ध्यान में आता है कि कुछ इसके एलिमेंट्स भी हैं, कुछ तत्व भी हैं। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, 3 तरह के इसके एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 फिजिकल एलिमेंट। पहला कौन सा हो गया? फिजिकल एलिमेंट, भौतिक तत्व। ठीक है, भौतिक तत्व, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था अबायोटिक कंपोनेंट, तो वही अबायोटिक कंपोनेंट किस प्रकार से प्रभावित करता है उसी को हम भौतिक तत्व कह देंगे। जैसे सूर्य हमको कैसे प्रभावित करता है, तो सर्दी के अंदर पता लग जाता है कैसे प्रभावित करता है। सूर्य लगातार रहे तब भी पता लग जाता है, गर्मी। सूर्य है पर बादलों ने ढक रखा है तब भी पता लग रहा है। तो सूर्य, मिट्टी, बारिश, तापमान, ये सब क्या हो गए? फिजिकल एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? सोलर एनर्जी, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। ठीक है, टेम्परेचर, रेन, एल्टीट्यूड यानी हाइट, ऊंचाई, कोई चीज कितनी ऊंचाई पर है इससे भी वहां के पर्यावरण पर बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? फिजिकल एलिमेंट, भौतिक तत्व हो गया। भौतिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं किसको? मनुष्य को और उसकी पूरी संरचना को। ठीक है, पर्वत, पठार, नदियां, आपको उदाहरण देता हूं मैं। जो व्यक्ति पहाड़ों पर रहता है तो पहाड़ों पर रहने के कारण उसके पूरे शरीर का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है ना। उसके जो चेहरे की बनावट है वो अलग तरह की मिलेगी, उसके चलने का तरीका अलग तरह का मिलेगा, वो सहज रूप से झुक करके चलेगा आगे।
कोई व्यक्ति अगर इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास रहता है, आपको पता है जो हमारा ग्लोब है उसके सेंटर में जो लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसको हम इक्वेटर भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। वहां पर व्यक्ति रहता है, उसका स्किन का कलर अलग हो जाएगा। कोई व्यक्ति समुद्र के पास रहता है, एकदम डिफरेंट जीवन शैली उसकी हो जाएगी। तो फिजिकल एलिमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जो हमने कंपोनेंट्स के अंदर पढ़े थे। ठीक है, जैविक पहलू या जैविक तत्व, एकदम सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे ही हम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि जो पूरी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमको कैसे प्रभावित करता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो भाई सीधी सी बात है कि जहां पर किसी भी प्रकार का मनुष्य रह रहा है उसके आसपास किस प्रकार के जंगल हैं, उन जंगलों में किस प्रकार के पौधे होते हैं, किस प्रकार की खेती हो सकती है, वहां पे किस प्रकार के जानवर रहते हैं, इसके आधार पर उस व्यक्ति का तीसरा कंपोनेंट भी बदल जाएगा। तो तीसरा होगा वो कौन सा होगा, कल्चरल या सोशल। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अब आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे भारत में, ठीक है, या कहीं भी तटीय क्षेत्र में चले जाएंगे, कोस्टल रीजन में सहज रूप से जहां पर बारिश बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है, उनके खाने का मुख्य भाग होगा चावल, राइस। ये वो डिसाइड नहीं कर रही है, ये उनका क्लाइमेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, समानांतर रूप से वहां पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में नॉनवेज भी खाने को मिलेंगे। इसी तरीके से जहां पर बारिश की मात्रा तुलनात्मक तौर पर कम है, कंपैरेटिवली बारिश रेन कम होती है, वहां पर आपको चावल की जगह ज्यादा क्या मिलेगा, व्हीट, गेहूं। क्यों, चावल पैदा करने के लिए पानी बहुत चाहिए, गेहूं के लिए कंपैरेटिवली मध्यम स्तर का पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि जिस कल्चर में चावल सबसे मुख्य भोजन है वहां पर सब चीजें उसके आधार पर होंगी। दक्षिण भारत को आप जोड़ के देखिए ना आप, वहां पर इडली बन रहा है, वहां पर डोसा बन रहा है, सब कुछ चावल से ही बन रहा है। ठीक है, वहां पर आपको चिप्स मिलेंगे तो केले के मिलेंगे, कोस्टल एरिया है, खूब होता है बनाना वहां पर। ठीक है, यही चीज दुनिया भर में इंप्लीमेंट हो सकती है, खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे ही जैसे ही आप उत्तर भारत में आ जाएंगे, गेहूं बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो वहां पर सब कुछ सुबह रास्ते में ब्रेड से लेकर के और फिर रात के खाने तक बढ़िया बन रही है, पूड़ियां तले जा रहे हैं, कोई समस्या। ठीक है, तो तीज त्योहार ट्रेडिशन सब कुछ डिसाइड करते हैं ये तीनों एलिमेंट मिलकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तो रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, मनुष्य एवं पर्यावरण का संबंध। किस प्रकार से मनुष्य ने पर्यावरण को, पर्यावरण ने मनुष्य को प्रभावित किया है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो मोटा मोटा इसको हम, अगर हम मनुष्य की बात करें और जो इतिहास अब तक का रहा है उसके हिसाब से देखते हैं इस धरती का इतिहास, ठीक है, तो उसको हम चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं, चार इंपॉर्टेंट अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ये चार कैटेगरीज हैं, तो हमको ध्यान में आता है, जो बच्चों ने, जिन लोग बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा आप में से, आप लोग पढ़ते होंगे कि हिस्ट्री में एक टाइम फेज हुआ करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। तो एक समय ऐसा हुआ करता था जब ह्यूमन बेसिकली डिपेंड था हंटिंग पर, खुद को पेट भरने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए शिकार करता था या संग्रह करता था, कलेक्ट करता था, किसको, फलों को, बीजों को खाने के लिए। ठीक है, ये पहला फेज था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नंबर 1 हंटर और गैदरर। जब मनुष्य क्या था, शिकारी एवं संग्राहक। ठीक है, कब, प्रागैतिहासिक काल के दौरान। फिर तो धीरे धीरे मनुष्य ने घर बनाए, परिवार बनाए,
और खेतीहर बन गया, बाकी सब चीजें। ठीक है, तो ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, इसको आप 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह देंगे पीरियड, काल। ठीक है, इसको हम कह देंगे ह्यूमन। ठीक है, अब इस कालखंड में क्या हुआ करता था कि जो मनुष्य है उसका स्वरूप, उसका नेचर कैसा है, तो केवल वो एक बायोलॉजिकल ह्यूमन है, नथिंग एल्स, बायोलॉजिकल। ठीक है, कैसे बायोलॉजिकल है, तो यहाँ पर मनुष्य है, ये शरीर जो दिख रहा है ये पैदा हुआ, केवल इसके सहारे वो सब चीजें कर रहा है, उसके पास अभी टूल्स हथियार बहुत नहीं हुए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फेज जो आता है, अब मनुष्य इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से वो किसकी तरफ बढ़ जाएगा, तो यहाँ से वो बढ़ जाएगा परिवार बनाने की तरफ। ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, पशुपालन उसने किया। ठीक है, उसने यहाँ से पास्टर्स करना शुरू किया, तो उसको हम कह देंगे एनिमल डोमेस्टिकेशन। जब मनुष्य क्या बन गया, पशुपालक। और इसके साथ साथ फैमिली बनी, समुदाय बना, बाकी सब। तो यहाँ पर मनुष्य कैसा हो गया, सोशल। ठीक है, तीसरा फेज आता है जब मनुष्य इससे आगे बढ़ेगा, शहर बसाना शुरू करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, सरप्लस उसके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती शुरू हो गई है, खेती शुरू होने के साथ मेरे पास एक्स्ट्रा अनाज है, तो उस अनाज को मैं सेल करना शुरू करूंगा, इकोनॉमी यहाँ पर आ गई। ठीक है, बायोलॉजिकल से सोशल से होते होते अब ह्यूमन क्या हो गया, इकोनॉमिक ह्यूमन हो गया। और फोर्थ, जब मनुष्य ने तकनीक का डेवलपमेंट कर लिया अलग अलग प्रकार की, और उस तरीके, एक तरीके से वो नेचर पर भी बहुत ज्यादा हावी होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज। ठीक है, और यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलप हुआ उसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन। इन सब में ह्यूमन लगा लीजिए। अब मनुष्य बन गया प्रौद्योगिकीय मानव। ठीक है, तो शुरू में मनुष्य केवल शिकारी, गैदरर, संग्राहक की भूमिका में है, उसको हमने कहा बायोलॉजिकल या फिजिकल ह्यूमन। वो केवल अपने शरीर के साथ इस पर्यावरण से इंटैक्ट कर रहा है, और कोई साधन नहीं है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मनुष्य पर्यावरण में केवल एक खुद अपने आप में एक जनरल फैक्टर है, एक कारक है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कि भाई अब एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया है, पशुपालन शुरू कर दिया है, तो इसका रिलेशन कैसा हो गया, इसको हम रिलेशन कह सकते हैं। इसका जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका रिलेशन कैसा हो गया है, तो भैया अब वो कुछ चेंज कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि पशुओं को पाल रहा है। जो पशु पहले सहज रूप से जीते थे, अब उसने उनको बदल दिया, तो उसको हम कह देंगे क्या, मॉडिफायर। ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है थोड़ा बहुत उसने उसको चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तीसरे सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर अब मनुष्य ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर के आधार पर चीजें रन होने लग गई हैं। कहीं पर कपास की आवश्यकता है, मनुष्य उगाए जा रहा है कपास, लकड़ी की आवश्यकता है, मनुष्य काट रहा है पेड़। ठीक है, खेती की आवश्यकता है, मनुष्य जंगलों को साफ कर रहा है। तो अब वो अगले स्टेज पर आ गया, वो बन गया चेंजर, एनवायरनमेंट में चेंजर बन गया। पहले वो खुद एक फैक्टर है एनवायरनमेंट का, सेकेंड स्टेज में वो मॉडिफायर हो गया एनवायरनमेंट में, थर्ड स्टेज पर वो एक चेंजर बन गया। और अगर हम बात करेंगे चौथे स्टेज की, जो पिछले 150 वर्षों से चल रहा है, इसमें
मनुष्य बन जाएगा क्या? डिस्ट्रॉयर। अब वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रख रहा है। इतिहास में आप लोगों ने एक घटना सुना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो जितना पिछले 5,000 वर्षों के अंदर हमने एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं किया, प्रभावित नहीं किया, उतना पिछले 150 वर्षों में किए हैं। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से। इंडस्ट्रीज जब आ गई तो उससे प्राकृतिक सामान यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल को कंज्यूम करके तैयार माल बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ गई। पहले जो काम केवल हाथ कर रहे थे, वो काम अब फैक्ट्रियों में करने लग गए मशीनों के माध्यम से। और फिर धीरे धीरे मशीनों की गति, उनकी एफिशिएंसी शानदार होती चली गई है। और इस तरीके से मनुष्य एनवायरनमेंट से जो उसका रिलेशन है, जो पहले केवल एक फैक्टर हुआ करता था खुद एनवायरनमेंट का, जिसने बाद में एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू किया, फिर चेंज करना शुरू किया, अब वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। इतनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमने डेवलप कर ली है। ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हम केवल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम चाहें तो उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि मनुष्य चाहे तो ये चारों भूमिकाएं निभा सकता है। मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये था। और ये रिलेशन केवल ओवरऑल एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है। तो आपने सुना होगा कि जो आजकल शहर हैं, जो किसी भी जंगल के पास बसे हुए हैं, पर्वत के पास बसे हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है, जानवरों की मनुष्यों से भिड़ंत होती है। जैसे भाई कोई एलिफेंट कॉरिडोर है या कोई नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क बना दिया, उसके ठीक साथ में वहां पर कोई गांव है, कोई जंगल, कोई शहर है। अब जब जहां पहले जंगल था वहां पर कोई गांव बन गया, कोई शहर बन गया, वहां से कोई फ्लाईओवर निकल गया, वहां से कोई रेलवे स्टेशन बन गया, अब वहां से गुजरने वाले जीव हैं, उनका और ह्यूमन का स्ट्रगल बढ़ेगा। वो कांटेक्ट में आएंगे। उनके घर में एक तरीके से हमने अपने लिए सुविधाएं डेवलप कर ली हैं। कहीं फार्म हाउस बना लिया, कहीं पर गेस्ट हाउस बन गई हैं, वहां पर जाकर के बाकी सब चीजें हो रही हैं। ये रिलेशन है। ठीक है। और यहाँ पर बात आती है को एग्जिस्टेंस की, सह अस्तित्व की। कि इस नेचर के ऊपर, इस एनवायरनमेंट के ऊपर उनका भी, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के अन्य प्राणी हैं मनुष्यों के अलावा, उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। वो भी इस धरती के नागरिक हैं उसी तरीके से जैसे तरीके से हम हैं। ये बात हम समझ लेंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाता है। वहीं से फिर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ जाती हैं, या उसको नुकसान नहीं पहुंचाने की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने एक अच्छी भूमिका आपके सामने रखी थी। अभी हमने एनवायरनमेंट को समझा है, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की बात की है। 3 तरह के जो उसके फैक्टर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक, बायोटिक और सोशल कल्चरल। उसी को हमने एक और नाम दिया था, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल। ठीक है। तो ये नाम भी हो सकते हैं। अब इसी तरीके से एनवायरनमेंट को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है, जागरूकता के साथ साथ ही उसके संरक्षण के लिए भी चीजें डेवलप होती चली जा रही हैं। क्लियर? आई होप ये आप सबको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी में हालांकि उसको प्रॉपर हम अलग से पढ़ेंगे भी, लेकिन इसी में टर्म आता है जो आपको ध्यान रहना चाहिए, जो इससे बिलोंग करता है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशन के बाद ही डेवलप होता है। क्या शब्द बोला मैंने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए हिंदी में अलग अलग शब्द चलते हैं, इंग्लिश में तो कॉमन शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो कई जगह आपको लिखा मिलेगा धारणीय विकास, या सतत विकास, या संपोषणीय विकास। एक ही मतलब है इन सब शब्दों का। अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में, सरल भाषा में इसके परिभाषा की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है विकास ऐसा हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रह सके। खाली ऐसा ना हो कि हमने इतना डेवलपमेंट करना है अपने लिए कि बस सारा पानी हम पॉल्यूट करके ही जाएंगे, इस धरती को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं भाई, डेवलपमेंट हो लेकिन साथ में नेचर भी बची रहे, जंगल भी बचे रहे, पानी भी ठीक रहे, मिट्टी भी ठीक रहे। ये सोच कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और पिछले कुछ दशकों से, विशेषकर 1972 के बाद से, 5 जून 1972 के बाद से, डेट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेट बोली है, 5 जून 1972। क्यों? इस दिन दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार दुनिया भर के प्रमुख लोग एक जगह पर बैठे, यानी दुनिया की पंचायत लगी। अलग अलग देशों के मुखिया, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सब एक स्टेज पर आए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी एक बैठक बुलाई और उस बैठक में पहली बार यह तय किया गया कि हम सबको मिलकर के हमारा पर्यावरण बचाना है। कब हुआ ये काम? 5 जून 1972। और इसीलिए हर साल 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, तो उसी में जब वो बैठक हुई, उसके बाद लगातार ये बैठकें शुरू हुई। उसमें एक संस्था बनी, उसका नाम था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने के लिए एक संस्था बनाई गई प्रॉपर, जिसका फोकस केवल और केवल पर्यावरण के लिए काम करना था। ठीक है, तो वही पर बाद में उसी के अलग अलग बैठकों के अंदर शब्द निकलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, हम क्या देखते हैं कि भाई आप देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अब हमको फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, टूल्स आ गए हैं। जो जंगल पहले साफ होने में, खत्म होने में 100 साल लग रहा था, वो काम अब 2-3-4 सालों में हो रहा है। मशीनें जा रही हैं, उसको काट रही हैं, पेड़ को साफ कर रही हैं, ट्रक पर लोड कर रही हैं, सारा काम ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म आया। और वर्तमान की आवश्यकता, अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन की, तो वर्तमान की आवश्यकता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गांधी जी का एक कोटेशन बड़ा फेमस, आप सबने सुना होगा कि अर्थ have everything to fulfill the requirement or need of human, but not to fulfill any single person's greed। यानी कि मनुष्य की, जितने भी मनुष्य धरती पर, सबकी जो आवश्यकता है उसको पूरे करने के लिए धरती पर पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक की भी लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अगर किसी ने सोचा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेरा घर भाई अभी 100 गज का है, अब 500 का हो जाए, अब बंगलो हो जाए, विला हो जाए, अब फार्म हाउस हो जाए, तो अपर लिमिट ही नहीं है। तो इस धरती पर चाहे कितने भी मनुष्य क्यों ना हो जाए, वो सब सरवाइव कर सकते हैं अगर अपनी जरूरतों तक की बात रहेगी तो। लेकिन जब लालच आ जाएगा मन में, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। वो जो परिभाषा है वो अपने आप में पर्याप्त है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जो मैंने अभी कोटेशन बोली, इस केवल एक कोटेशन को देकर के यूपीएससी ने एक ऐसे लिखवाया हुआ था, और तमाम परीक्षाओं के अंदर ऐसे केवल एक कोटेशन लिखी होती है गांधी जी की, इस पर निबंध लिखो 2000 शब्दों का। ठीक है, तो जो मैंने अभी पूरा लेक्चर दिया है वो उसके ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हैं, आप उसको पूरा एज इट इज पुटअप कर सकते हो। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में जो हमको पीटी, मेंस सबको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, बहुत सारे तथ्य आएंगे, करंट डेवलपमेंट आएंगी जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कुछ जो मैंने बताई चीजें ऐसी आएंगी जो मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए या एसए के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चलिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक टर्म निकला। इसी में एक और टर्म कहते हैं बहुत बार कि हम नेचर को, ये एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसका शोषण नहीं करेंगे, उसका दोहन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि भाई अगर आपको जो जो मैंने अभी कोटेशन बोले थे, बिल्कुल उसी बात को ये कहता है। ठीक है, कि कंजम्पशन के लिए, हम ह्यूमंस की कंजम्पशन के लिए देयर इज सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ और इन द नेचर, बट अगर हम एक्सप्लोटेशन के ऊपर आ गए तो फिर तो भैया कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोट करते रहिए आप पानी को, आप एक्सप्लोट करते रहिए आप जंगलों को, सॉइल्स को। उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है कि एक झटके में पहाड़ पूरा खोद डाला है, ऊपर थोड़ा सा वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और फिर बह गया पूरा शहर।
क्योंकि वो पहाड़ वहां पर 1000 सालों से, 2000 सालों से, 10,000 सालों से खड़ा हुआ था। उसको 20 सालों के अंदर पूरा खोद खोद के यहाँ सड़कें बना दी हैं। नदी के किनारे, एकदम किनारे किनारे होटल्स बना दिए गए हैं। थोड़ा सा पानी का तेज बहाव आया, पूरे सारे होटल्स को अपने अंदर समा के ले गया वो। तो जब एक्सप्लॉइट हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन भी देगा एनवायरमेंट। वो रिएक्शन हमको दिख रहा है। जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो अभूतपूर्व या चरम मौसमी घटनाएं हैं, जहां पर सर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, गर्मी है तो बहुत गर्मी पड़ रही है, सूखा है तो भयंकर सूखा है, बारिश है तो बहुत एक्सट्रीम बारिश है। ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरमेंट। ये पर्यावरण के शोषण का ही रिजल्ट है। और इसीलिए हमको क्या चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए दुनिया भर ने मिलकर के एक टारगेट तय किया, उसको हमने नाम दिया SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। दुनिया भर के लोगों ने, जो ये मीटिंग हुई उसके बाद 17 ऐसे टारगेट्स डिसाइड किए हैं, 17 ऐसे गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं टोटल भाई? 17। इन 17 गोल्स के अंदर फिर 169 प्लस टारगेट्स हैं कि अगर हम उनको अचीव कर लेते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है, तो को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। उसमें सब चीजें हैं। और वर्तमान में दुनिया भर की जितनी जिम्मेदार सरकारें हैं, मैं बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, जिम्मेदार सरकारें, अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स हैं, वो सब की पॉलिसीज का बेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कल को करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ेंगे क्या कारण है कि सरकार को उज्ज्वला योजना लाना पड़ा, क्यों सरकार घर घर में सिलेंडर लगवा रही है। तो उसका ठीक है कि नो डाउट कि उससे जन कल्याण तो हो ही रहा है, सरकार को वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसका बड़ा कारण है कि हमको अपने देश का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करना है, कार्बन का जो कंजम्पशन है वो कम करना है। कार्बन जो लगातार, क्योंकि जब घर में लकड़ी जलेगी, खाना किससे बन रहा था? पहले लकड़ी से बन रहा था। सरकार ने क्या किया भाई? नहीं, घरों में आप सिलेंडर से खाना बनाइए। शहरों के अंदर जो कोल वाले तंदूर हैं उस पर धीरे धीरे पाबंदियां लगा रही हैं। फैक्ट्रीज कह रहे कहीं भी बर्न मत करो लकड़ी कोयला वगैरह। क्या कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल से आगे बढ़ करके सीएनजी पर गई थी और बहुत तेजी से ईवी की तरफ बढ़ रही है। और ईवी को करते करते भी हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ बढ़ रही हैं। यानी ऐसा फ्यूल हो जो मिनिमम या नेग्लिजिबल पोल्यूशन कर रहा हो। डीजल खूब पोल्यूशन कर रहा है, उससे कम कर रहा है पेट्रोल। सीएनजी कर तो रही है कम हो, पर सीएनजी भी पोल्यूशन कर रही है। ईवी पोल्यूशन नहीं कर रही है, लेकिन ईवी जिस बिजली से चल रही है उस बिजली को बनाने के लिए पोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि हो सकता है उस बिजली को बनाने के लिए कोल यूज किया जा रहा हो। अभी भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिजली थर्मल पावर प्लांट्स में बनती है, ताप विद्युत घरों में। थर्मल पावर प्लांट्स किससे चलते हैं? कोयले से चलते हैं। ठीक है, तो हम ईवी की तरफ बढ़े हैं और ईवी से आगे जा रहे हैं हम किधर? हाइड्रोजन फ्यूल्स की तरफ। ये ऐसे फ्यूल्स को बारे में लगातार सरकार काम कर रही है, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम पोल्यूशन हो रहा हो। क्या कारण है कि भारत में जो हमारी रेलवे हुआ करती थी, कभी जो कोल से चलती थी, डीजल से चलती थी, उसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है ना? तो इस सब के पीछे जो मूल कारण है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्योंकि हमको इन गोल्स को अचीव करना है, हमको मतलब दुनिया भर को अचीव करना है। 2030 तक इन गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिसके पीछे बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, पर्यावरण का संरक्षण है। ठीक है, तो ये अभी जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर सारी बताई हैं, ये हमारा जो पहले यूनिट थी हमारी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के फैक्टर्स, एनवायरमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स, एनवायरमेंट और ह्यूमन का रिलेशन। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है कि इसीलिए सरकार ने, अगर आप देखेंगे स्कूलों के अंदर एंड टीचर्स एग्जाम्स के अंदर सब जगह एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। पहले ये सब्जेक्ट होता ही नहीं था। आप सीटेट की परीक्षा दीजिए, आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। जितने भी लोअर एग्जाम्स है सब में ईवीएस एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कार्बन सेस, ग्रीन टैक्स जोड़ा गया है।
यानी कि अगर कहीं पर कोई पोल्यूशन कर रहा है तो साथ में उसको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, या पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें टैक्स ले रहे हैं, इस पैसे का उपयोग कहाँ करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में। सरकार नेशनल पार्क बना रही है, बाकी सब चीजें कर रही है, उस सब के पीछे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। नए जो घर बन रही हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि जो नए घर बन रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली बात है, सोसाइटीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो उनको रेटिंग दी जाती है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये कितना नुकसान करती है पर्यावरण को। एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। यानी कि जब भी कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का लेकर के आया जाता है, वो कोई पुल बनाने का हो, कोई सड़क बनाने का हो, कोई हाईवे बनाने का हो, कोई पावर प्लांट, किसी भी चीज का, तो पर्यावरण पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पर्यावरणीय या पर्यावरण प्रभाव आकलन कि वो अगर हाईवे बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, कोई नया बांध बना रहे हैं, तो एनवायरनमेंट पर उसका कितना इम्पैक्ट होगा। अगर वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि उससे मिलने वाले लाभ कम है, तो फिर उसको खारिज किया जाएगा। ठीक है। ये हमने जोड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स घरों में हमारे आ रही हैं, एसी है, फ्रिज है, तो उसके ऊपर रेटिंग की जाती है, स्टार रेटिंग। उसका पर्पज वो क्यों जोड़ा गया है, इससे जोड़ा गया है कि भाई वो चीज कितना ज्यादा एफिशिएंट है। अगर वो बहुत ज्यादा बिजली खींच रही है, पहले देखा होगा आपने घरों में 100 वाट के बल्ब लगते थे, है ना, लाल पीली रोशनी होती थी, तो अब वो एक बल्ब 100 वाट का जलता था, और अब नई ट्यूब्स आ गई हैं, नए बल्ब्स आ गई हैं, 9 वाट के, 10 वाट के, 12 वाट के, बड़ी ट्यूब भी 40 वाट की, उससे ज्यादा लाइट दे रही है। यानी टेक्नोलॉजी को भी एनवायरमेंट एफिशिएंट बनाया गया है कि तकनीक न्यूनतम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे। तो इसीलिए एसी और फ्रिज के ऊपर वो रेटिंग की जाती है कि 3 स्टार है, कि 4 स्टार है, कि 5 स्टार है। ज्यादा स्टार होगा इसका मतलब वो कम से कम बिजली खपत करेगी, ज्यादा आउटपुट देगी, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि आपके किचन के अंदर रखा हुआ फ्रिज, उसके अंदर एक गैस यूज हो रही है, CFC HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन में छेद कर रही है। ठीक है। तो ये रिलेशन है, क्योंकि हम चारों तरफ आज के समय में तकनीक से, टूल से, इक्विपमेंट से घिरे हुए हैं। एक घर के अंदर अगर 4 लोगों का ही परिवार है, हम दो, हमारे दो वाला हिसाब भी है, तब भी वहां पर आपको 4 फोन औसत मिल जाएगा, 2-3 हेडफोन मिल जाएंगे, एक फ्रिज, एक दो एसी, एक दो वॉशिंग मशीन, एक स्कूटर, 2 स्कूटर या एक कार, एक बाइक मिल जाएंगी। ठीक है। पेन ड्राइव, लैपटॉप, माउस, 10 तरह की चीजें। यानी कि एक औसत फैमिली के अंदर भी दर्जनों तरह के इक्विपमेंट्स हैं। हर इक्विपमेंट जब बना तब भी पर्यावरण से कुछ लेकर के बना। भाई वो आयरन से बना होगा, उसमें सिल्वर लगा होगा, उसमें कॉपर लगा होगा, उसमें प्लास्टिक लगा होगा, तो उसके प्रोडक्शन में भी पर्यावरण का रोल था। उसके ऑपरेशन में भी, जब वो चल रहा है तो भी वो हीट पैदा कर रहा है, वो खुद को चलाने के लिए उसको लाइट चाहिए, तो उसके ऑपरेशन में भी एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हो रहा है। और कल को जब वो खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तब भी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा। कैसे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेन ड्राइव खराब होने के बाद उसका क्या करना है इस बारे में सोचा है? क्या करना है उसका? तो कूड़े में फेंक देते हैं। हेडफोन खराब हो गया, क्या करते हैं? कूड़े में फेंक देते हैं। वो इलेक्ट्रिक आइटम है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मेटल्स लगे हैं, अगर वो मिट्टी में गया तो मिट्टी को नुकसान करेगा, है ना। तो उसका, उस वेस्ट का क्या किया जाएगा? ई वेस्ट जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, कैसे उसको सेग्रीगेट करके उसको खत्म किया जाएगा कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे। ठीक है। तो कुछ भी उसका प्रोडक्शन हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, और उसका वेस्ट जो है उसको खत्म करने का प्रोसेस हो गया, इन सब जगहों पर एनवायरनमेंट उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको हम लोग यहीं से फिर आगे बढ़ाएंगे, और सेकंड जो यूनिट है इकोलॉजी, वहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको और नोट्स के फॉर्म में मिलेंगे, और कुछ तो मैंने बताए भी हैं। ठीक है। एनवायरनर शब्द हो गया, या 5 जून को क्या मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। कुछ ऐसे समझौतों की मैंने बताया,
यूएनईपी जो है, तो यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको एक्सेप्ट किया दुनिया भर ने, कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, तो उसकी भी कुछ लिस्ट आपको ऐसे उपलब्ध होगी जो बहुत सामान्य से तथ्य हैं, केवल डेट उसकी याद करनी होती है। ठीक है, तो जो पहला यूनिट था इसमें हमने इन सब चीज़ों को समझा है। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम इकोलॉजी से शुरू करेंगे, वहाँ से कॉन्सेप्ट पर बहुत अधिक फोकस हो जाता है, थोड़ा सा वो ठीक से समझने वाला चैप्टर होगा, और वहाँ से हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। सो सी यू अगेन, थैंक्स, गुड डे।